राजा का हाथी। बहुत पहले की बात है, एक वन में बहुत बड़ा गुरुकुल चलता था जिसका दूर दूर तक नाम था। गुरुकुल में दाखिला पाना बहुत कठिन था। वजह यह कि दाखिले से पहले गुरुकुल के महातेजस्वी आचार्य पहले खुद हर बटुक की परीक्षा लेते थे। उनकी उस कड़ी परीक्षा में जो पास हो जाता, उस बटुक को बिना जाति धर्म का विचार किए आचार्य की अनुमति से गुरुकुल में प्रवेश पाने का हक मिल जाता था। गुरुकुल से पढ़कर निकले मेधावी छात्रों की बड़ी पूछ थी और उनको भारी वेतनमान सही सादर बड़े बड़े दरबारों में न्योता जाता था। कई साल गुरुकुल में पठन पाठन का काम चलाते रहे आचार्य का जब अंतिम समय आया तो उनकी तरफ से आचार्य की पीठ पर बैठने लायक एक योग्य उत्तराधिकारी चुनने के लिए 3 विशेष रूप से चुने गए पूर्व छात्रों को न्योता भेजा गया, जिनका छात्रावास छोड़ने के बाद बना सांसारिक कैरियर तथा रेपुटेशन आचार्य के कुछ भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार सामान्य से कहीं अधिक उजला साबित हुआ था। समय अनुसार तीनों पूर्व छात्र आए और सादर भूमि पर बिछी चटाई पर भीष्म पितामह की तरह लेटे अपने पूज्य आचार्य के चरण छूकर उनके गिर्द बैठ गए। गुरुकुल के अन्य शिक्षक नेपथ्य में बैठ गए। आचार्य ने बहुत स्नेह से अपने तीनों पूर्व शिष्यों को देखा और बोले, मेरा अंत अब समीप है, इसलिए आज मैं तुम तीनों को एक विशेष बोध कथा सुनाता हूँ, जिसके बाद मैं एक सवाल पूछूंगा। तुम में से जिसका उत्तर मुझे सबसे संतोषजनक लगेगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा, ताकि सनद रहे। गुरुकुल के मेरे सभी सम्मानित सहकर्मी भी आज इस कमरे के पृष्ठभाग में उपस्थित हैं। वह मेरे चयनित उत्तराधिकारी को ससम्मान पीठ पर स्थापित करेंगे ताकि गुरुकुल की निरंतरता खंडित ना हो। अस्तु, इतना कहकर आचार्य ने कहानी शुरू की। आज से बहुत समय पहले एक उपमहाद्वीप में सम्राट सुरेंद्रवर्धन नाम का एक बहुत प्रतापी चक्रवर्ती राजा राज करता था। उसने एक अश्वमेध का घोड़ा छोड़कर जिस भी पड़ोसी राजा ने उसको पकड़ा, उससे भीषण युद्ध करके उसे हराया। इस तरह अपनी भुजाओं की ताकत से उसने 10 सालों में अपना राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक और पूर्व में लुसाई की पहाड़ियों से लेकर पश्चिम में पामीर के पठार तक फैला लिया। अगले बरस सुरेंद्रवर्धन ने एक राजसूय यज्ञ किया, जिसमें सब हारे हुए राजा सर झुकाकर उसके सूबेदार बनकर बड़ी बड़ी भेंटें लेकर शामिल हुए। इस राजसूय यज्ञ से यह साबित हो गया कि सारे उपमहाद्वीप में उस जैसा कोई अन्य प्रतापी नेता न था। इसके बाद सम्राट कहते उठो तो सब लोग उठकर खड़े हो जाते। सम्राट हुक्म करते बैठो तो सब लोग बैठ जाते। सम्राट आदेश देते ताली बजाओ तो सब लोग ताली बजाते। सम्राट दूसरा आदेश देते अब सब थाली बजाओ तो सब थालियां बजाने लगते। सम्राट दूसरा आदेश देते अब सब थाली बजाओ तो सब थालियां बजाने लगते। कभी सम्राट कह देते आज शाम दीपक जलाओ तो सब लोग दिए जलाने बैठ जाते। फिर जब आदेश होता कि अब दिए बुझाकर सो जाओ तो सब तुरंत दियों को फूंक मार कर बुझाते और रजाइयों में दुबक कर सो जाते। अब शुरू हुआ असली राजकाज। चारों तरफ सम्राट के विश्व स्तर राज्य के गुप्तचर घूम घूम कर हर सूबे में हर घर की पहरेदारी करने लगे। वे घर घर में घुसकर पल पल की खबर लेते और गुप्तचर विभाग के मुखिया को देते, जो
उनको भोजपत्र पर लिखकर हर रात सम्राट तक पहुंचाते रहते। इसके बाद किसी को कभी इस प्रकार की शिकायत करते नहीं सुना गया कि इस राज के तले उसे किसी तरह का दुख या कष्ट था। चौकीदार पूछते का हाल बा तो लोग तुरंत कह देते सब चंगा सी। सम्राट सुरेंद्रवर्धन का एक दुलारा हाथी था, नाम था ऐरावत। जब सम्राट अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई लड़कर उनको परास्त कर रहे थे, तब वे हर बार इसी हाथी की पीठ पर सवार होकर रण क्षेत्र में उतरते थे। पहाड़ जितना ऊंचा, बादल जैसा श्याम बड़, सूप जैसे बड़े बड़े कानों और दो विराट तलवार जैसे दिखाने के दांतों वाला ऐरावत विख्यात सम्राट का लड़ैया हाथी के नाम से जाना जाता था। बड़े बूढ़ों बताते थे कि जब अपनी अजगर जैसी सूंड उठाए चिंघाड़ता हुआ ऐरावत शत्रु पक्ष पर धावा बोलता तो अधिकतर राजाओं के हाथी तो पहले ही जान बचाने को रणक्षेत्र से भाग निकलते। इस तरह कई युद्ध बिना लड़े ही सम्राट सुरेंद्रवर्धन ने जीत लिए। इसके बाद सम्राट हर शुभ अवसर पर लड़ैया ऐरावत पर ही सवार होकर ताम झाम सहित फूल बरसाती, उलूक ध्वनि करती अपनी जनता के बीच निकलते थे। सम्राट जितना संभव था फैल चुका था, सारे शत्रु हार चुके थे, सारी विधवाएं रो पीट कर अपने बिन बाप के बच्चे संभालने लगी थीं। पंडित जी लोग मंदिर या राजबाड़ी में ठीक ठाक किस्म के रोजगार पकड़ लिए थे। बड़िक जन अपने अपने काफिलों में परदेश निकलकर व्यापार में फिर व्यस्त हो चुके थे और उनके मुनीम गुमास्ते गादी पर हुंडियाँ और सूद के लेन देन के काम निपटाने में ज़्यादातर पुराने सैनिक, भाट चारण और सेना के नाई या बैल हकीम भी या तो शहर में अपना धंधा चलाने लगे थे या खेती बाड़ी करने वापिस अपने गांव लौट गए थे। धीमे धीमे ऐरावत बूढ़ा हो चला, पर महाराज का वह अब भी बहुत दुलरुआ बना रहा। उसके लिए एक खास हाथीशाला बनवाई गई थी, जहां उसकी सेवा टहल करने और नहलाने के लिए 5 महावत तैनात थे। ऐरावत सुबह शाम 6 गुड़ के हलवे, गन्ने और मुलायम पत्तियों का भोग लगाता, फिर उसका खरहरा होता, जिसके बाद वह मंथर गति से राजमहल के पास के एक पोखर में नहाने जाता और देर तक पानी की फुहारे छोड़ता नहाता और सूप जितने बड़े कान फटफटाता रहता। लड़ैया हाथी को नहाते हुए देखने शहर के कई लोग रोज पोखर के किनारे खड़े रहते। एक दिन क्या हुआ कि नहाते नहाते ऐरावत का पैर अचानक फिसला और इससे पहले कि किनारे पर बीड़ी फूंकते बतियाते महावत भाप पाते, हाथी पोखर के बीचों बीच गहरे कीचड़ में धंस गया। यह होना था कि हल्ला मच गया। अरे सम्राट का लड़ैया हाथी कीचड़ में फंस गया, उसे निकालो रे। और भी बड़ी भीड़ जुट गई। जैसा कि होता है, हाथी की चिंगाड़ सुनकर आया खुद किनारे पर खड़ा हर आदमी भी महावतों की तरह तरह सलाह देने लगा। कोई कहता रस्से लाओ, कोई कहता रस्से क्या होगा, वे दूसरा हाथी बुलवाया जाए, वही इस विशाल हाथी को बाहर खींच सकेगा। इस पर तीसरा कहता यार, लड़ैया ऐरावत को कौन हाथी बाहर खींच पाएगा, मेरी मानो लोहे की सीकड़ी ठीक रहेगी। इस पर कोई इधर उधर देख मंद सुर में टिप्पणी करता, नहीं यार, शाही हाथी है, चोट चपेट लग गई तो
उल्टे गरीब महातों को फांसी हो जाएगी। इस प्रकार पोखर के बाहर से हाय हाय सब कर रहे थे, पर किसी के पास कोई कारगर तरकीब नहीं थी जिससे एरावत को बाहर निकाला जा सकता। होते होते सम्राट सुरेंद्रवर्धन तक खबर पहुंची। सम्राट ने, जैसे कि उनकी आदत थी, अपने दोनों हाथों की लोमश उंगलियों को स्तूप की तरह बनाकर उन पर ठोड़ी टिकाई और कुछ सोचने लगे। दरबार में दरबारी और महल के बाहर प्रजा के लोग सब दम साधे सम्राट के श्रीमुख के अंतिम आदेश का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद सम्राट ने अंगुलियां हटाई, अपना उत्तरी ठीक किया और बोले, हमारी राय है कि एरावत सामान्य नहीं, कई युद्धों का लड़ैया हाथी है, इसलिए उसका मनोबल बढ़ाने को जोर जोर से पोखर के किनारे पर युद्ध क्षेत्र के बाजों पर देशभक्ति की स्वर लहरियां बजवाई जाए। फिर देखते हैं, इसे कहते हैं बुद्धि, धन्य हो। कहते हुए सम्राट का हुकुम सर माथे धरकर दरबारी तुरंत माल गोदाम की तरफ भागे। देखते देखते पुराने युद्ध के जमाने के नकारे, रणभेरियां, तूतियां और भोपे निकालकर तेल पानी से साफ कर दिए गए। फिर उनको थामे राजकीय बादक पोखर के किनारे जा पहुँचे, जहाँ पहाड़ जैसा विशाल एरावत चिल्ला चिल्ला कर थका हुआ और लत पड़ा था। शुरू करो। राजमहल से आदेश मिला। आदेश मिलना था कि सारे बाजे जोर जोर से बजने लगे। बाजों के सुर से सुर मिलाकर गांव से दौड़े आए भाट और चारण भी वीर रस से भरे दोहे, चौपाइयाँ, छप्पे, सोरठे और भुजंग प्रयात छंद में लिखित सम्राट और एरावत की महान दिग्विजयों पर रचे रासो गान गाने लगे। संगीत जब चरम पर था, शिथिल पड़े एरावत का पहाड़ सरीखा शरीर हिलने लगा। बाजे और जोर से बजने लगे। एरावत की देह में एक लहर सी दौड़ी, फिर दूसरी और तीसरी बार। आहा हा! क्षीर सागर से उभरे मंदार पहाड़ की तरह एरावत एक गगनभेदी चिंगाड़ के साथ उठ खड़ा हुआ और फिर जोर लगाकर कीचड़ से उबर कर बाहर आ गया। खबर पहुंची तो सम्राट स्वयं राजमहल से पोखर के तट पर आ गए। उनको देखते ही जनता जैसा कि वह करती आई थी, सम्राट और उनके प्रिय हाथी पर बारी बारी से गुलाब के गेंदे के फूलों की पंखुड़ियाँ बरसाने लगे। बच्चे नाचने लगे, स्त्रियां मंगल गान गाने लगीं और दरबारी पोखर के चारों तरफ सम्राट और एरावत की शक्ति और अपनी भक्ति में निरंतर बढ़ोतरी की कामनाएं जोर जोर से दोहराने लगे। एरावत बाहर आया तो उसकी आरती की गई, तिलक लगाया गया और फिर उसे सम्राट ने स्वयं अपने कर कमलों से थाल भर जलेबियाँ खिलाकर हाथी साला को विदा किया। इतनी कहानी सुनाकर आचार्य ने अपने छात्रों से पूछा, बोलो, यह कहानी तुमको क्या शिक्षा देती है? कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर एक शिष्य बोला, सर, यह कि संगीत में बहुत ताकत होती है। उसको यदि भली तरह गाया बजाया जाए तो किसी को बड़ी से बड़ी विपत्ति से भी उबारा जा सकता है। दूसरा बोला, सर, युद्ध एक महान कला है और अनेक युद्धों का अनुभवी महारथी सचमुच महान होता है। पुराना योद्धा कितनी ही बड़ी बाधा के बीच कमजोर गति को क्यों न प्राप्त हो चुका हो, युद्ध के बाजों का
तुमुल निनाद सुनते ही अपनी सारी पुरानी शक्तियों को जगा सकता है और किसी तरह के बंधन में पड़ा हो तो भी बिना किसी भी मदद के बाहर आ सकता है। और कोई खामोशी के बीच तीसरा शिष्य बोला, सर, कहानी यह सिखाती है कि कितना भी बड़ा चक्रवर्ती सम्राट हो अथवा उसका कोई बड़ा लड़ाया हाथी, एक दिन सब बूढ़े हो जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान लोगों को सही समय पे अपने लिए कोई युवा उत्तराधिकारी चुन लेना चाहिए। एकदम सही, आचार्य बोले और उस शिष्य को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर शांत मन से ब्रह्मलीन हो गए। बात यहीं खत्म हो जानी थी, लेकिन शीघ्र पद पाने की आस लगाए बैठे पहले 2 पूर्व छात्रों को अपनी उपेक्षा और आचार्य द्वारा तीसरे सामान्य कुल जाति के छात्र को अपना उत्तराधिकारी चुन लेना तनिक नहीं भाया। दोनों उच्च कुलोत्पन्न वीर पुरुष थे। उनमें से एक राज दरबार के न्याय मंत्री का पुत्र था, दूसरा गुप्तचर प्रमुख का बेटा। वे यह बात कैसे चुपचाप सहते। दोनों तुरंत अपने पिताओं के पास भागे गए और उनको सब बात बताया। पिता पुत्रों से सहमत हुए और उन्होंने पहले परस्पर फिर राजमहल जाकर स्वयं चक्रवर्ती सम्राट सुरेंद्रवर्धन से मंत्रणा की। उनका कहना था कि इशारे से एरावत तथा सम्राट के बूढ़े होने तथा उनके उत्तराधिकारी के चयन पर पूर्व छात्र द्वारा की गई टिप्पणी पर तो सीधे सीधे राजद्रोह का मामला बनता है। इसे बख्शा गया और उसकी यह बात फैली जो कि शिक्षा परिसर में बहुत देर तक छिपी नहीं रही, तो कोई भी सिरफिरा विद्रोही गुरुकुल के प्रमुख का हवाला देते हुए राजद्रोह पर उतारू हो सकता है। सम्राट सहमत हुए। तुरंत राजाज्ञा जारी हुई कि नए व प्राचार्य को नए सत्र की शुरुआत से पहले ही रातों रात पकड़कर राज दरबार में पेश किया जाए और गुप्तचर प्रमुख भरे दरबार में उस युवक पर राजद्रोह के आरोप को जायज ठहराते हुए उसे बंदी बनाकर काल कोठरी में भेजने की औपचारिक सलाह दें और न्याय मंत्री यह कहकर कि विधि की अमुक धारा के अनुसार राजद्रोह के मामले में किसी भी आरोपित की जमानत नहीं होती, उसे कारावास भेजने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दे। तदनुसार महाराज इस संगीन मामले को अनिश्चित काल के लिए उस पुराने न्यायविदों की एक विशेष समिति बनाकर उसके सुपुर्द कर दे। ऐसा ही किया गया। कहते हैं आज भी जहाँ काल कोठरी के खंडहर खड़े हैं, अभी हाल में वहाँ पिकनिक पर गए कुछ युवा छात्रों को एक युवा बटुक का भूत नजर आया। भूत बड़बड़ा रहा था। वह सभा नहीं जिसमें वृद्ध न हो, और वह वृद्ध नहीं जो सत्य न बोलते हों, वह सत्य नहीं जो धर्म पर न टिका हो, और वह धर्म नहीं जो सबके साथ समान व्यवहार न करता हो। जिसने सुना छात्रों से पहले कहा कि उधर जाने की जरूरत ही क्या थी। फिर कुछ लिबरल पिताओं ने इधर उधर देखकर तनी नरमाई से जोड़ दिया कि यार, हम भी तुम्हारी इस गधा पचीसी की उम्र से गुजर चुके हैं। छुप छुप कर दारू ज़्यादा पी लेने से इस उम्र में कई बार ऐसे ही भ्रम हो जाते हैं। तुम तो अभी बस पढ़ाई में मन लगाओ और फ्यूचर बनाओ। दादी नानी के इन किस्सों कहानियों में क्या रखा है?
मित्रों, आप सबको कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे नए कहानियों का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।